मैंने अगर अपनी एमबीए करी है तो मैंने मार्केट में बैठ के करी है कि प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या फेस होती है, माल किस तरीके से ऑल ओवर इंडिया में जा सकता है। ये चीज सीखना एक बहुत बड़ी चीज है। मेरे स्कूल से या कॉलेज से जो भी मेरे खास दोस्त है या कुछ भी थे, कोई भी इंडिया में रुका नहीं। इंडिया में कोई क्यों नहीं रुकना चाह रहा है? ऐसी क्या चीज है या ऐसी कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है जो लोग रुकते नहीं है? मेरे को लगा यार, सैमसंग जैसी कंपनी इंडिया की क्यों नहीं है कोई अपनी? क्योंकि ये मत सोचना कि जो तुम्हें चीज पसंद है उसमें तुम्हें बहुत अच्छी अर्निंग मिल सकती है। मैंने पहले 6 महीने काम किया तो मेरे को 5,000 रुपये मिले थे टोटल। मेरा पर्पस वहां पे सीखना था। एज अ कंटेस्टेंट अगर वहां में खड़े होते हैं हम, तो एक इजी टास्क नहीं है। तुम इतने बड़े स्टेज पे, कम से कम 50-60 कैमरे वहां पे लगे हुए हैं, तुम्हारे हर तरफ उन्होंने कैमरे लगे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के लिए वो 5 बंदों से दुनिया चल रही है। हजारों इन्वेस्टर्स ऐसे और भी हैं जो इंडिया में ही डील कर रहे हैं, अगर आपके प्रोडक्ट में, चीज में दम है तो मेरा नाम निमित लूथरा है। मैं स्टैनली इंडिया के फाउंडर हूँ। मैंने ये जर्नी 2017 में स्टार्ट करी थी और आज हम इस जर्नी में काफी आगे तक आ चुके हैं। तो आज हम इसमें ये डिस्कशन करेंगे कैसे हम कंपनी के को हमने डेवलप किया और आज किस स्टेप तक पहुंच चुके हैं। जो मेरे इनसाइट्स हैं या जो चीज मैंने फेस करी है, हो सकता है वो आगे एंटरप्रेन्योर्स के लिए और लोगों के लिए काफी काम आए। ओके। तो यू नो इससे पहले कि हम स्टैनली इंडिया के बारे में बात करें, थोड़ा हम जर्नी हम्म। को पीछे ले जाते हैं। आपने इस बिल्कुल। कैटेगरी में एक्चुअली स्टार्ट कैसे किया? स्टार्ट ऐसे किया कि मैं बहुत पहले से इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे मैं 10th क्लास में था जब, तो मेरे को ट्रेडिंग करने का काफी इंटरेस्ट था। कि गुलबाग गए या गफार मार्केट का नाम सबने सुना ही होगा, तो वहां पे जाके मैं फोन लेकर आता था अपने लिए। कि जैसे फोन वहां से थोड़े सस्ते मिलते थे, तो मैंने जैसे अपने यूज के लिए लिया, तो वैसे मेरे फैमिली रिलेशन में लोग थे, फिर मैं उनके लिए भी परचेज करके लाने लगा। शुरू में 10-15 बार तक तो मैंने एक तरह से सेवा टाइप की करी कि कोई बात नहीं, मैं लेकर आया हूँ, जिस प्राइस पे लाया दे दिया। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद समझ आया कि इसमें हम 2-3 हजार रख सकते हैं अपने, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्हें 20-25 हजार का फर्क मिल रहा है तो 2 हजार से कोई मैटर नहीं पड़ता उन्हें। लोगों ने दिए भी सही। तो 10th क्लास से ये हुआ कि मेरे को एक पॉकेट मनी टाइप की अर्न करनी मैंने स्टार्ट कर दी। 12th तक आते आते ये चीज मेरी काफी अच्छी चलने लग गई कि महीने के मैं 2-3 फोन ऐसे बेच लेता था। फिर इस चीज में ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और ज्यादा इंटरेस्ट कैसे इंक्रीज हुआ कि हमारे स्कूल का 12th खत्म हुआ, सब अपने कॉलेजेस में घुस गए। 3 साल वहां पे निकल गए, पता नहीं चले। बट मेरे स्कूल से या कॉलेजेस से जो भी मेरे खास दोस्त थे या कुछ भी थे, कोई भी इंडिया में रुका नहीं। या तो वो जॉब करने कोई कोरिया चला गया, कोई यूके चला गया, कोई यूएस चला गया। तो मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि यार, इंडिया में कोई क्यों नहीं रुकना चाह रहा है? ऐसी क्या चीज है या ऐसी कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है जो लोग रुकते नहीं है? तो मुझे पहले तो एक चीज ये काउंटर फीट हुई कि जो एक मेरा काफी क्लोज फ्रेंड था, वो सैमसंग में उसकी नौकरी लगी जैसे। तो मेरे को लगा यार, सैमसंग जैसी कंपनी इंडिया की क्यों नहीं है कोई अपनी? कि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक के कोई डिवाइसेस बनाए या कोई नई इनोवेशंस करे। हमारे पास यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और 10 साल में बहुत आगे होगा। क्योंकि अब ये इंडिया वैसा नहीं है जो आज से 20 साल पहले था। तो स्टैनली इंडिया की जर्नी एक तरह से जो सबसे पहले स्टार्ट हुई, मैंने लाजपत राय मार्केट में 10 से 11 प्रोडक्ट्स पे अपना वर्कआउट किया। जो इनिशियली वर्कआउट नहीं कर पाया, हमने उसको लिया और उस पर मार्जिन नहीं बचा, लॉस करके सेल करना पड़ा। क्योंकि उस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी और दूसरा उस पर इंटरेस्ट नहीं था। जब तक किसी चीज पे इंटरेस्ट ढंग से ना आए तो वो चीज वर्क नहीं कर पाती। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा आया कि मेरे को अपनी शॉप के सामने कोई किसी ने अपना टीवी से नॉन ब्रांडेड का स्टार्ट किया हुआ था। कि वो अनब्रांडेड बेचते थे, उस पे सैमसंग, सोनी, एलजी के स्टिकर लगा के आगे मूव करते थे उसे। तो मैंने उनसे 2 पीस उठाए। मैंने कहा इसको सेल करके मैं ट्राई करता हूँ, मुझे ये चीज़ काफ़ी फैसिनेटिंग लग रही है। तो मैंने उसे उठाया, मेरे पहले कस्टमर आए। तो उस दिन क्या सीन था कि जिसकी शॉप पे मैं काम कर रहा था, तो उनके वहाँ पास पूरे दिन में कोई कस्टमर नहीं आया हुआ था। तो एकदम से उस प्रोडक्ट की वजह से 4-5 लोग वहां पर आए, उन्होंने परचेज भी किया, मार्जिन भी मिला। तो ये काफी कॉन्फिडेंस उनको भी मेरे में आ गया और मुझे खुद में आ गया कि यार, ये चीज काम कर सकती है। तो उसके बाद 2 साल तक मैं वेट करा, मैंने एक तरह से कि अभी मैं वेट करता हूँ इस चीज के लिए। तो उनका कॉल मुझे वापस आया कि हम एक अपनी असेंबलिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं, अगर आप सेल के लिए पार्टनरशिप करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं इस चीज को। तो सेकंड स्टेप पे फिर हमने मूव करना स्टार्ट किया। मैंने उनके लिए 2 साल काम किया, 2017 से लेके 19 तक। वहां पे भी काफी चीजें हमें सीखने के लिए मिली कि कैसे मार्केटिंग होती है, कैसे नॉन ब्रांडेड की टीवी की मार्केट इंडिया में कितनी बड़ी है।
तो उस चीज को रियलाइज किया, बट वहां पे बैठ के मुझे एक चीज ये समझ आई कि ये चीज मेरे लिए नहीं बनी थी। कि वहां पे जो भी सारी जनरेशन बैठी है या क्राइटेरिया बैठा हुआ है, वो सारे 40-45 प्लस हैं। और सेकेंडली, कोई भी ना इनोवेशन के बारे में या कोई भी ब्रांड के बारे में बात नहीं करना चाह रहा। सबको नकल मारने में सिर्फ लगा हुआ है कि यार हम इसकी नकल मार लें, हम सैमसंग के स्टिकर लगा दें, हम सोनी के लगा दें और आगे चले। तो मेरे को वो चीज समझ नहीं आई कि मैंने कहा यार मैं ये चीज करने के लिए नहीं बना हुआ। तो 2019 में मैंने डिसाइड किया कि मैं वहां से तो पहले अपने को करूँ। वहां से हमने मूव किया, मैंने कहा यार ये चीज मेरे लिए नहीं है। तो मैंने स्टैनली को एक तरह से रजिस्टर कराने के लिए सारे प्रोसेस को ऑन किया। और 19 में मैंने एक रैंडम जगह पे जाके इस चीज को स्टार्ट किया। मैंने कहा मेरे को अपना सिस्टम ऐसे बनाना है कि मैं किसी बंद कमरे में बैठ के भी अपना माल बेच सकूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के लिए, कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे जो क्वालिटी या जो तरीके से उसे सेल करना है, अगर आप उसको तरीके से मेंशन करो, तो डेफिनेटली ऑनलाइन भी उसका पोटेंशियल ऑफलाइन से ज्यादा है। ऑफलाइन होना भी जरूरी है, बट ऑनलाइन का पोटेंशियल फिर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि आपकी वेबसाइट पे एक दिन में 1 लाख लोग भी आ सकते हैं। तो वही क्राइटेरिया से हम आगे मूव करें। तो आज स्टैनली में 2019 से लेके अब तक हम 4 एक साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो उसके अंदर हमें काफी लर्निंग्स मिली कि कस्टमर्स को जैसे क्रेडिट दिए, पैसे मर गए और एंड ऑल। पर ये लर्निंग से ये हुआ कि हमें हर अगले स्टेप के लिए ना हम और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। क्योंकि पिछली गलतियों से एक तुम्हें आइडिया लगता है कि यार तुमने ये चीज तुम्हें कोई बता नहीं सकता। तुम्हें कोई बताएगा भी, और जब तक तुम्हारे साथ होगी नहीं ना तब तक वो ठीक नहीं होगी। अगर आज मैं भी तुम्हें बोलूँ कि यार कस्टमर को उधार नहीं देना, नहीं देना, बट कोई तुम्हारे साथ बहुत अच्छी डीलिंग कर रहा है, तो तुम्हें उसे थोड़ी सी फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं। बट एंड ऑफ द डे ये फैसिलिटीज कभी भी प्रूफ सही नहीं हुई मेरे लिए। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर कोई भी काम कर रहे हो ऐसा करो कि या तो तुम्हारे पास माल हमेशा अपने पास हो, या तुम्हारे पास उसका कैश तुम्हारे पास हो। इस केस में तुम कभी मरोगे नहीं। क्योंकि एंड ऑफ द डे इन दोनों में से कोई भी एक चीज तुम्हारे पास नहीं रहती, तो तुम्हारा बिजनेस कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास अपना फाइनेंशियल सपोर्ट मेरी फैमिली से भी था, साथ में मेरा अपना सिस्टम मैंने काफी स्ट्रांग रखा हुआ था। तो उस वजह से मैं बच गया। बट नॉर्मली इसमें से बाहर निकलना इजी नहीं था। तो शुरुआत में अगर मैं बेसिकली बोलूँ तो आप एक तगड़े सेल्समैन थे। कह सकते हो यार, बेचना मेरे को शुरू से अच्छा लगता है। और ये मैं अपने, जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेगा या कभी भी इसको एक्सपीरियंस करेगा, मेरे हिसाब से सेल एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर, कुछ भी हैं, सेल एक ऐसी चीज है, अगर वो हमें आती है तो हम उससे कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। इन इंडिया टेलीविजन एक बहुत बड़ी रोल प्ले करती है, स्पेशली फैमिली टाइम्स में। और टेलीविजन की शुरुआत इंडिया में काफी पहले से, काफी सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में, बट दे आर नॉट इंडियन ब्रांड्स। तो अकॉर्डिंग एग्जैक्टली। टू यू, आपको क्या लगता है कि इन दोज डेज, बैक इन दोज डेज इफ यू गो, what was the major challenges that anyone faced to start a brand in this category? मैंने बहुत सारे ब्रांड्स जो टेलीविजन में स्पेसिफिकली डील कर रहे थे, मैंने उनके सारे केस स्टडीज या सारा सिस्टम पढ़ा। कोई भी एक प्रोडक्ट पे किसी ने अपना इंटरेस्ट पूरा शो नहीं किया। अगर आज वो टीवी पे है तो कल वो रेफ्रिजरेटर की तरफ भागा, फिर आगे वो मोबाइल फोन्स पे भागे, फिर वो सिम पे गए, मल्टीपल बिजनेसेस करने लगे। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हो सकता है वो काफी बड़े हों, और रीजन ये भी हो सकता है उनके फेल होने का। मैं आज ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, बट डेफिनेटली उन ब्रांड्स को इस चीज से काफी ज्यादा इशू आया। तो ये चीज अगर मैं स्टैनली इंडिया के अंदर बात करूं, हमारा सोल पर्पस अभी के लिए सिर्फ स्क्रीन्स के ऊपर फोकस करना है। अगर हम टीवी की बात कर रहे हैं तो उस क्राइटेरिया में टीवी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोडक्ट होगा, तो नाम सबको स्टैनली इंडिया दिमाग में आना चाहिए। चाहे उसके अंदर HDMI केबल्स आ जाए, उसके क्लीनिंग क्लोथ्स आ जाएं, या उसके साथ में वायरलेस चार्जर्स या क्लॉक्स आ जाएं, डिजिटल क्लॉक्स। तो हमारा फोकस सिंपल और बहुत क्लीन है कि इस कैटेगरी में हमें लीड करना है। ऐसा नहीं है कि अब इसके अंदर हम सीधा अपने आप को इंक्रीज कर दिए कि हम पूरे होम अप्लायंसेस में आ रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। ऐसा कोई विजन नहीं है अभी के लिए। सिर्फ इस क्राइटेरिया कैटेगरी में लीड करना अभी का फोकस है। उससे एक फायदा क्या होता है, हमारे एरर्स जो है ना उससे बहुत ज्यादा कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम हर चीज में अपने हाथ पर मारे तो क्वालिटी मेंटेन करना, अपना एक तरह से फंड साइज इंक्रीज करना, क्योंकि ये एक हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। इसमें कैपिटल आपको काफी अच्छी चाहिए होती है। तो पहले हम स्क्रीन्स को ही फोकस करके इसमें अव्वल हो जाए।
फिर आगे कभी किसी चीज के बारे में सोचेंगे। छोटे पैड्स की बात करें, आईपैड आते हैं या स्क्रीन्स आती हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए, वो बहुत बड़ी कैटेगरी है। हम उस पर फोकस करके भी अगर चलते हैं तो हम 5 साल में मोर देन 1000 2000 करोड़ का ब्रांड बन सकते हैं। ओके, तो अब थोड़ा शार्क टैंक एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। शार्क टैंक का एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ कि मैं यूएस वाला शार्क टैंक तो बहुत पहले से फॉलो कर रहा था अपने हिसाब से। बट जैसे ही मुझे पता चला कि ये इंडिया में भी आ रहा है, तो मैं अपने आप को कहा कि ये एक चीज है जो मैं जरूर करना चाहूंगा। इसके लिए चाहे मुझे जितना मर्जी टाइम देना पड़े या कुछ भी करना पड़े। तो उनके फॉर्म वॉर्म और सारा सिस्टम बाहर आया, तो मैंने सारे फॉर्म उनके फिल करे और उसको नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना स्टार्ट किया। मुझे कोई ऐसा नहीं था कि हाँ जाने ही जाना है, क्योंकि मेरे को कभी भी इस चीज की कोई नॉलेज किसी को भी नहीं थी, क्योंकि सीजन 1 ही था वो जिसमें हमारी कंपनी सिलेक्ट हुई थी। तो फॉर्म फिल करें, फॉर्म फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। सेकंड स्टेप पे उन्होंने हमसे हमारी वीडियोस मांगी और प्रोडक्ट के बारे में और कुछ नॉलेज के बारे में पूछा। सेकंड स्टेप क्लियर हुआ। थर्ड स्टेप में उन्होंने हमें पर्सनल डिस्कशन पे बुलाया। द्वारका में ही था वो, हमारे घर के पास था। तो वहां पे हम लोग गए, वहां उन्होंने हमारा 1 घंटे का इंटरव्यू लिया प्रॉपर, और उसमें बिजनेस के बारे में पूछा। तो वो भी उनका चीज काफी अच्छी लगी, तो फिर हम फाइनल राउंड के लिए मुंबई गए थे। मैं, मेरे फादर और मेरा ब्रदर गए थे। बट सबसे मेन चीज क्या थी कि अब लोग जो सीजन 2 में आ रहे हैं, 3 में आ रहे हैं, उनको, उनके पास एक कंटेंट है समझने के लिए कि आज की मार्केट है कैसी। हमारे साथ क्या सीन था कि हम रैंडम वहां जाके खड़े हो गए। और सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि हमें लगा कि ये शो मतलब असली है भी क्या नहीं, ये भी हमें क्लैरिटी नहीं थी, मैं आपको सच बताऊं। तो उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स भी बहुत लिमिटेड लेके गए कि कोई भी चीज की ट्रांसपोर्टेशन करना ये काफी कॉस्ट वर्दी होता है, कि अपने लाख रुपए खराब एकदम से हम सिर्फ एक मेल पे नहीं कर सकते। तो अपने प्रोडक्ट्स को मैं लिमिटेड, सबसे छोटे साइज जो थे उस टाइम के 24 और 32 इंचेस को लेके हम वहां लेकर गए। बट वहां जाके पता चला कि ये सेटअप बहुत असली है और काफी बड़े लेवल पे हो रहा है। तो उस चीज को हमने, ठीक है, मैंने गो विद द फ्लो वाला सीन किया कि अब इस चीज की टेंशन लेके कोई चीज नहीं हो सकती। तो वहां पर हम जब गए अंदर, 3 दिन तक तो उन लोगों ने हमारी काफी प्रिपेयर कराया, क्योंकि ये सब कुछ चीजें वहां पे एक तरह से रैंडम होती हैं। वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं पहले 3 मिनट तक। सिर्फ आपकी एक पिच जो होती है, आपको वीडियो मतलब पिच करना होता है, वो एक तरह से उसके लिए हमें प्रिपेयर कराते हैं। बाकी सब कुछ ऑन द फ्लो होता है कि कोई भी आपसे कुछ भी पूछेगा और उसका हमें रिप्लाई करना है। एज अ, मैं एक तरह से बोलूं कंटेस्टेंट, अगर वहां में खड़े होते हैं हम, तो एक इजी टास्क नहीं है। तुम इतने बड़े स्टेज पे, कम से कम 50 60 कैमरे वहां पे लगे हुए हैं तुम्हारे हर तरफ, उन्होंने कैमरे लगे हुए हैं, माइक फोन्स लगा देंगे, हर एक टीम टीम पूरी सेट करके तुम्हारे सामने खड़ी कर देते हैं कि तुम्हें कुछ भी चाहिए वो ला के देंगे, सिर्फ उस 1 घंटे के स्लॉट के लिए। क्योंकि अंदर वो एग्जैक्टली हमें 45 मिनट्स का टाइमर चल रहा होता है। 45 मिनट्स वो हमें देते हैं, टीवी पे तो वो बहुत कम दिखाते हैं, उस हिसाब से 15 मिनट 17 मिनट। हमारी वीडियो भी जो है वो 17 मिनट्स की थी। बट जो कन्वर्जेशन चली थी वो 40 to 45 मिनट्स चलती हैं। तो वहां पे उनसे जो सीखने के लिए चीज मिली वो बहुत बड़ी थी। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी भी मेरा कोई क्वेश्चन था ही नहीं, क्योंकि ऐसा मैं कुछ प्लान करके गया ही नहीं था। मेरा पॉइंट ये था कि हमसे जो बड़े हैं या हमसे इस चीज में काफी आगे आ गए हैं, उनसे एक लर्निंग मिलना एक बहुत बड़ी चीज है। अब आज उन्होंने हमें इन्वेस्टमेंट नहीं दी, बट एक चीज ये क्लियर है कि उन पांचों को ये पता है स्टैनली इंडिया है क्या। ये एक बहुत मैटर करती है चीजें। और वहां से बाहर आने के बाद एक तरह से काफी मन टूट सा गया कि एकदम से कि यार इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। बट मैं एक पैरेलल साइड से सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज है। अगर वहां पे मैं उस टाइम पे एक तरह से अगर इन्वेस्टमेंट मिलती तो उस टाइम पे मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता कि यार ये चीज तो आज क्रैक कर ली, जीत ली दुनिया एक तरह से, अब कुछ नहीं बचा हुआ। बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, पॉजिटिव साइड इसकी ये है कि अब मैं और ज्यादा हम स्ट्रांग होके बाहर आ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के लिए वो 5 बंदों से दुनिया चल रही है। वो लोग ओके। तो अभी एक शो बनाने के लिए या उस सेगमेंट के लिए आए हैं। हजारों इन्वेस्टर्स ऐसे और भी हैं जो इंडिया में ही डील कर रहे हैं, अगर आपके प्रोडक्ट में चीज में दम है तो उस पहले बिल्कुल। 1 साल तक तो जब तक वीडियो आई नहीं थी तो हमने इतना कुछ ऐसा सोचा ही नहीं। बट इस साल जनवरी में इन्होंने हमारी वीडियो यूट्यूब पर जैसे डाली, तो उस पे मोर देन मेरे 35 लाख के आसपास व्यूज आए हैं। वहां से हमारी पिक्चर चेंज हो गई एक तरह से, कि जो लोग हमारे ब्रांड को जानते भी नहीं थे वो काफी अच्छे से जान गए। अब नए कस्टमर्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें कि हम कौन है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं।
नेक्स्ट 5 ईयर में सबसे पहला टारगेट यही है हमारा कि हमारे सारी फ्रेंचाइजीज जो हमने प्लान करी हुई हैं उस तरीके से हम इसको गो थ्रू करें। सेकेंडली, हमारा ऑनलाइन काफी स्ट्रांग हो जाए, जो अभी भी मेरे हिसाब से 60-70% तक स्ट्रांग हुआ है। उसमें भी 30-40% के एरर्स हैं। वो सॉल्व करने के बाद अगर ये सब चीजें ठीक रहती हैं तो डेफिनेटली स्टैनली इंडिया 200-400 करोड़ का ब्रांड बहुत प्यार से है। यू नो जब मैं आपका एपिसोड देख रहा था तो एक जो काफी स्पेशल चीज मैंने नोटिस की है, आपके फादर काफी ज्यादा सपोर्टिव थे आपके साथ। तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फादर आपके साथ किस टाइप से सपोर्टिव रहते हैं, एंड इन पर्सनल व्यूज थोड़ा इसके बारे में बताएं। कि अगर मैं उनको फादर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, बट अगर मैं उनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लूंगा तो वो ओवर स्ट्रिक्ट है। उन्होंने मुझे सिंपली क्लियर कहा था कि हम पैसों की बात पैसों के टर्म्स में ही करेंगे। अगर आज मैंने तेरी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट अगर करी है तो यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने पैसे ले लो उसके बाद कुछ चीज पता ही नहीं है। वो आज तक भी, अगर मैं आज सुबह की बात भी करूं तो मेरे से वो हर एक चीज का एक अकाउंट्स मांगते जरूर है कि यार ये पैसे गए कहाँ हैं, ये पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। तो ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई चाहे तुम्हारे पास इन्वेस्टर आ रहा है या तुम्हारे अपने पैसे हैं, तुम्हारे घर में से किसी ने लगाए हैं, तो उसको एक तरह से सेटिस्फेक्शन या एक सिस्टम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे फादर के साथ भी ये सेम सीन था कि उन्होंने जैसे हमें इनिशियल राउंड्स में जो भी काफी हेल्प करी, बैंक के थ्रू भी हेल्प करी, क्योंकि इनिशियली हमें कोई बैंक भी फंड्स नहीं देता था, मैं आपको सच बताऊं। तो वो उनकी प्रोफाइल की वजह से या उनकी वजह से हमें फंड्स रिलीज हुए। उसको हमने जिस तरीके से यूज किया, क्योंकि इनिशियली 2 राउंड्स में जो हमने पैसे यूज करे थे उसमें प्रॉब्लम क्या आई हमें कि हमने जो मार्केट में क्रेडिट दिया हुआ था वो हमारा मर गया था। तो ओके। उसकी रीपेमेंट्स अपने वेंडर्स की करने के लिए हमें पहले 2 राउंड्स से उठाने पड़े। उन 2 राउंड्स के बाद अगले राउंड्स को जो हमने इन्वेस्ट किया, अपनी फैक्ट्री सेटअप पे किया, अपनी असेंबलिंग यूनिट स्ट्रांग करी, अपना वेबसाइट और अच्छी करी, इन सब चीजों पे वर्क करना स्टार्ट किया, तो उस चीज की इंप्रूवमेंट अब हमारी चीजों में भी दिखने लग गई है। तो उनका रोल इस चीज में काफी इंपॉर्टेंट प्ले होता है यार। क्योंकि अगर वो इस चीज पे ट्रस्ट ना करते तो ये चीज कभी ना खड़ी हो सकती थी। तो उनके बिल्कुल। एक एक इंसान का ट्रस्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई तुम्हारे साथ अगर बैठा है वो उसको विजन ही मैच नहीं कर रहा, हम्म। तो ये चीज कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो ऑटो पार्ट्स के इंडस्ट्री से थे, आज भी हैं, ऐसा नहीं है वो और नहीं है। बट उनको ये था कि यार तुम कुछ अलग ट्राई करो। जो मैंने 20 साल हम्म। किया, मैं नहीं चाहता तुम भी कोई 20 साल सेम चीज करते रहो। या तो एक रीजन उनका ये भी था कि मैं इस चीज को चलाऊंगा और इस चीज को वर्कआउट करवाऊंगा जैसे भी हो सकती है, और वो हो भी रही है। तो काफी सारे फेलियर्स एंड काफी सारे सक्सेस सपोर्ट्स के साथ आप स्टैनली को चला रहे हैं, और ये सारी चीजें आपके लिए एक लर्निंग के थ्रू हो रही है। तो मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहूंगा आज के उन सारे लिसनर्स के लिए जो अपने यू नो एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। समवन हु इज नॉट इवन फाइनेंशियली स्टेबल, वो अपनी जर्नी कैसे हम्म। स्टार्ट कर सकते हैं इस फील्ड में, थोड़ा उसके बारे में बताएं। यार, जिस लाइन में अगर आप लोग को जाना है, मेरे हिसाब से पहले उस इंडस्ट्री के लिए नॉलेज गेन करो। नॉलेज गेन किस तरीके से हो सकती है कि उस ऐसी किसी कंपनी में इंटर्नशिप करो, पैसों की टेंशन मत लेना। क्योंकि ये मत सोचना कि जो तुम्हें चीज पसंद है उसमें तुम्हें बहुत अच्छी अर्निंग मिल सकती है। मैंने पहले 6 महीने काम किया तो मेरे को 5,000 रुपये मिले थे टोटल। बट मेरे को जो सीखना, मेरा पर्पस वहां पे सीखना था। अगर आज हम स्कूल में किसी कॉलेज की डिग्री लेने जाते हैं या कोई एमबीए का कोर्स करने जाते हैं तो 8-8 10-10 लाख रुपए स्पेंड करते हैं, और साल साल भर के कोर्स होते हैं, उसके बाद भी जॉब की गारंटी नहीं होती। तो राइट। ये भी एक तरह से मार्केट भी इस तरीके से, ये भी एक लर्निंग ही है। मैंने अगर अपनी एमबीए करी है तो एक तरह से मैंने मार्केट में बैठ के करी है कि प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या फेस होती है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, माल किस तरीके से ऑल ओवर इंडिया में जा सकता है, ये चीज सीखना एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये सब की लर्निंग भी एक बहुत मैटर करती है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई आपको ऑप्शन दे रहा हो या कभी कोई चांस दे तो उसको जरूर कैच करो, और अपना एक टाइम लिमिट जरूर सेट रखना। क्योंकि मैं भी वहां पे गया तो सोच के गया था कि हाँ मैंने लाइफ टाइम नहीं रहना, कि 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में मैं अपनी नेक्स्ट चीज पे मूव करूंगा अगर कोई रिजल्ट नहीं आता तो। क्योंकि हम ऐसे ही हमेशा नहीं बैठ सकते एक जगह पे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज
टाइम दैट यू हैव गिवन अस। आई मीन आज तो काफी सारी चीजें सीखने को मिली और ऑडियंस को भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वी होप टू डू दिस डेफिनेटली। अगेन बिकॉज काफी सारी बातें हैं जो हम और करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग टाइम। नो वरीज। किसी को भी कोई चीज या कोई एरर ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है या कोई एक्सपीरियंस गेन करना है, तो डेफिनेटली मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। और मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है कि अगर आज मेरी किसी ने हेल्प करी और मैं उसको आगे हेल्प करता हूँ, तो ये एक तरह से सर्कल ऑफ लाइफ है। ये जरूरी है, गिव एंड टेक है। जो अगर आज मैं कुछ दूंगा तो वो जरूर कहीं ना कहीं से मेरे को वापस आएगा। तो मैं किसी की भी इस तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बट सेंसिबल क्वेश्चंस के लिए। ऐसे नहीं कुछ भी उठा के पूछना शुरू कर दिया।